जो लॉजिक है वो स्टार्ट करते हैं इसका। आपकी जो एनसीईआरटी है उसको भी हम लगातार देखेंगे इसको। और सबसे पहले जो केमिस्ट्री है वो कहाँ और कैसे हम जनरल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उसको हम देखते हैं कि हम कहाँ पर जो केमिस्ट्री का यूज है, सबसे ज्यादा यूज जो है वो कहाँ करते हैं, किस किस सेक्टर में करते हैं। तो भाई देखो, सेक्टर के अगर मैं नाम लूं तो यहाँ पर एक सेक्टर है फूड। फूड सेक्टर में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है केमिस्ट्री का। कैसे? बहुत से ऐसे फूड है, आपने कभी देखा होगा कि जो लेज के अंदर जो चिप्स जो हैं वो खराब नहीं होते। रीजन क्या है? उसके अंदर अवेलेबिलिटी होती है किसकी? नाइट्रोजन गैस की। वो भी एक केमिस्ट्री से है। आपने देखा होगा जो मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं उनकी पैकिंग कभी वो खराब नहीं होते। 7 डेज 10 डेज, कुछ तो जूस ऐसे होते हैं, ट्रॉपिकाना रियल जूस जो है वो 1 मंथ तक भी खराब नहीं होते। क्यों? उनके अंदर प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं। तो केमिस्ट्री का यूज एक यहाँ पे है। हेल्थ सेक्टर में तो सभी को पता है, दुनिया भर की मेडिसिन हैं जो हम यूज करते हैं, वो सारी केमिस्ट्री की ही देन है। इसके अलावा सेविंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को अगर हम देखें तो एनवायरमेंट में भी जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसकी सेविंग के लिए जेट एरोप्लेन आपने देखे होंगे। जेट एरोप्लेन वो क्या पीछे से गैस छोड़ते हैं जो एनवायरमेंटल को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। आर्टिफिशियल रेन भी करवा सकते हैं हम। ये भी सब केमिस्ट्री की देन है। ओके, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में जैसे डीजल कैरोसिन, तो ये ट्रांसपोर्ट में जितने भी व्हीकल वगैरह यूज होते हैं, LPG CNG वगैरह वगैरह जो भी है, ये भी केमिस्ट्री की ही देन है। ओके, इसके अलावा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री है इसमें केमिकल जो बनते हैं वो भी केमिस्ट्री की ही देन है। तो ये वो सेक्टर है जहां पर हम केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो है गुड, दीज आर वेरी गुड कि हमें केमिस्ट्री ने इतना सब कुछ दिया, हम बहुत ज्यादा केमिस्ट्री के शुक्रगुजार हैं। लेकिन केमिस्ट्री ने हमें कुछ ये भी दिया है जिसने बुरा हाल मचा के रख दिया अर्थ का। जैसे वॉर, वॉर का मतलब है यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर हुए, ठीक है ना। एटम बॉम्ब जो है वो भी केमिस्ट्री की देन है। ओपेनहाइमर ने पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया और उसके बाद वो बहुत परेशान हुआ कि मैंने ऐसा क्यों बना दिया। उसको एटॉमिक मैन भी बोलते हैं, एटॉमिक बॉम्ब मैन भी बोलते हैं। तो ये भी केमिस्ट्री की देन है। जितनी लड़ाइयाँ हैं, केमिकल लड़ाइयाँ हैं, वो सारी केमिस्ट्री की देन है। अच्छा, और क्या क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है? तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा, इसको कहते हैं कोकेन। कोकेन का इस्तेमाल ड्रग्स की तरह आज के टाइम में बहुत ज्यादा करते हैं। यूएस में 13-13 12-12 साल के बच्चे कोकेन यूज करते हैं। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है केमिस्ट्री का, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए था लेकिन है, ठीक है ना। इसके अलावा LSD भी एक केमिकल है। इसके अलावा हेरोइन, हेरोइन भी एक ऐसा केमिकल है जो केमिस्ट्री से बनता है और ये भी नशे के लिए इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। PVC का नाम सुना होगा आपने, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है ये वायर, वायर की जो वायर है इसकी जो कोटिंग होती है ना ऊपर, ये PVC की होती है। तो जो मजदूर इस PVC को बनाने के लिए जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके अंदर कैंसर जो है वो PVC की वजह से आया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये कुछ रेड कलर में नेगेटिव इम्पैक्ट है जो है तो हमारे केमिस्ट्री की ही देन है, लेकिन बहुत गलत हुआ कि ये डिस्कवर हुए। इन्होंने जो इंसानियत है वो शर्मसार करके रख दी। इंसेक्टिसाइड के बारे में बता दूं, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सबसे पहले जब साइंटिस्टों ने बनाया तो वो बड़े खुश हुए कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। और बाद में वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने DDT पर बैन लगाना पड़ा पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका ने 1973 पर DDT पे बैन लगा दिया था US में। क्यों? ये एक ऐसा इंसेक्टिसाइड था कि जो अगर पानी में चला जाए ना, ये इंसेक्टिसाइड किसी भी तरह से, नदियों में, ठीक है ना, जैसे लेक झरना जो भी है, कहीं में अगर इंसेक्टिसाइड चला गया तो वो फिशेज के लिए एक तरह से इतना हार्मफुल है कि वो उनकी जान भी लेता है फिशेज की। तो ये इंसेक्टिसाइड DDT इंसानों का बना हुआ था, लेकिन अब वो उससे परेशान हो गया। वो चाहते हैं कि भगवान इसे बंद हो जाए, किसी भी तरह से बंद हो जाए।
पॉलीथीन, पॉलीथीन ऐसा है जो कई सालों से लगे हुए हैं कि ये किसी तरह से बंद हो जाए, लेकिन ये बैन ही नहीं हो पाती, ये भी केमिस्ट्री की देन है। तो रेड और ग्रीन जो है, उसमें से ग्रीन जो है बहुत ही हेल्पफुल है, और रेड ने तो पूरी पूरा बुरा हाल मचा दिया, केमिस्ट्री की देन है। और आगे चलते हैं। तो केमिस्ट्री इन द सेंस ये एक ब्रांच है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं कहाँ कहाँ पर, तो ये एनसीईआरटी को हम लगातार फोकस पे रखेंगे अपने, तो पूरे टाइम पे हम एनसीईआरटी को साइड बाय साइड लेते रहेंगे, और बहुत जल्दी आपके पास यहाँ नोट्स भी आ जाएंगे, और एमटीजी या टुगेदर विद में से कोई एक एक्स्ट्रा बुक जो लास्ट ईयर के पेपर बताएगी वो भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करूँ केमिस्ट्री की डेफिनेशन, तो केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है वो सारी हमने डिस्कस कर लिया है, बैन बून दोनों डिस्कस कर लिए, कहाँ कहाँ केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। पहले ये टॉपिक हमारा इंक्लूडेड नहीं था, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ये पहले था ही नहीं, लेकिन ये इस साल डाला इन्होंने और दिखाया कि हमारी इंडिया भी कम नहीं है इन इन सभी से। तो 13 से 1600 में हमारे इंडिया में कितने कितने एक्सपेरिमेंट हुए, उनकी बुक्स लिखी गई, उसे रसायन शास्त्र का नाम दिया गया, ठीक है ना, रस तंत्र भी दिया गया, और ये रस विद्या, ये सारी केमिस्ट्री की थी, जिसके अंदर ना ग्लास, डाइज, कॉस्मेटिक, सब का सब पूरा जिक्र था। ये चरक संहिता, ठीक है ना, और ये सुश्रुता, ये हमारी इंडिया की देन थी, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में इनका कोई नाम है ही नहीं। तो इस साल से या पिछले साल से स्पेशल हमारी गवर्नमेंट ने इसको ऐड किया, ताकि बच्चे ये जाने कि हमारी इंडिया किसी से कम नहीं थी, ठीक है ना। ये सारा जितना भी हस्तिनापुर, तक्षशिला, ये जितने भी है बड़ी लाइब्रेरी, ये सब केमिस्ट्री में, जहाँ जहाँ हमारे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चरकपाणी, ठीक है ना, ये इंडिया में पहले ही डिस्कवर हो चुके थे ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसने प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी बताया, तो ये इंडिया में पहले डिस्कवर हो चुके थे। कुल मिला के ये हमारी इंडिया को ट्रिब्यूट दिया गया है इन 2 पेज में, कि हमारी इंडिया भी किसी से कम नहीं थी, ठीक है। तो ये सारे वेदों का ज्ञान, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट की गई है केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की कहाँ कहाँ और कैसी कैसी इम्पोर्टेंस है, मैं जो कुछ अंडरलाइन करूँ उसको साथ साथ चलाना आप, ताकि हम इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाए। 3 चीजें बहुत खास हैं। कौन कौन सी खास है? एक तो ये कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो जैसे कि अभी अभी मैंने बताया, बस उसी बात को ये इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखना एक बार ध्यान से, इसको भी हाईलाइट करना, अपनी एनसीईआरटी ओपन करके रखो ताकि हाईलाइट कर पाओ। भाई कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, एसिड, बेस, सॉल्ट, डाइज, डाइज जो कलर करते हैं, पॉलीमर, पॉलीमर के बारे में पढ़ोगे तो तुम हैरान रह जाओगे। 12th क्लास में चैप्टर का नाम ही पॉलीमर है, एक चैप्टर है उसका नाम ही पॉलीमर है। तो उसमें हमें दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं वो प्लास्टिक नहीं होता, वो बैकलाइट होता है। ये आपके घरों में जो आपने देखा होगा, जो प्रेशर कुकर होता है उसका हैंडल है, फ्राई पैन का हैंडल है, इतनी गर्मी में वो पिघलता क्यों नहीं? क्योंकि वो बैकेलाइट पॉलीमर का बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे 15 पॉलीमर है। फेविक्विक जो होती है ना, उसके अंदर जो ग्लू निकलता है वो पॉलीमर है। ऐसे ऐसे कितने 15 पॉलीमर है जो आपको याद करने पड़ेंगे। ये सॉफ्ट डिटर्जेंट, मेटल एलॉय, ये सारा का सारा इसमें बता रहे हैं कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। अब कुछ इंपोर्टेंट बातों पे भी आ जाते हैं। सम ऑफ दीज ड्रग्स लाइक सिक्सप्लेटिन एंड टैक्सोल, सिक्सप्लेटिन, टैक्सोल ऐसी दवाइयां हैं जो बहुत खास बताई गई हैं, क्योंकि एक इस्तेमाल होती है कैंसर थेरेपी में, कौन सी? सिक्सप्लेटिन, और एक इस्तेमाल होती है एड्स विक्टिम के लिए, ठीक है ना, जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जैसी बीमारी है उसके लिए AZT इस्तेमाल होती है। इसकी फुल फॉर्म भी एक बार एग्जाम में आ चुकी है, एजिडोथाइमिडीन। और एक छोटी सी अंडरलाइन और है, इसको भी लिखना, सेफर अल्टरनेटिव टू एनवायरमेंटली हैजार्डस गैस लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है ना। तो ये अंडरलाइन हो जाने के बाद अब हम इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं। भाई सबसे पहले तो इस चैप्टर का ये वाला हिस्सा,
आपकी एनसीईआरटी और ये वाला हिस्सा आगे की क्लास में जो खत्म हो जाएगा। भाई देखो, आपको ना 1 से लेकर 20 तक ये एलिमेंट याद करने ही करने हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है। अब हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर सभी को पता है, बड़ा सिंपल है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ होता है? हाइड्रोजन भाई इसका इस्तेमाल करते हैं रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है। मैं मास नंबर के लिए यहाँ एक और जगह राइट में मास नंबर के लिए मैं रेड कलर में इसका मास नंबर लिखूंगा। मास नंबर पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, मास नंबर कैसे निकालते हैं। दीज आर एटॉमिक नंबर, दीज आर मास नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास नंबर वही 1 है तो 1 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो डबल कर दो इसका, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12, 14, 16, 18 एंड दिस इज 20। ठीक है। ये इसका एटॉमिक नंबर क्या था? 10। तो कहाँ तक याद करने आपको? 20 तक। तो मास नंबर यानी A और एटॉमिक नंबर यानी Z तो याद करने ही करने हैं 20 तक। ठीक है। उसके बाद देखो हीलियम, हीलियम का इस्तेमाल कहाँ होता है? हीलियम का इस्तेमाल होता है डाइविंग एपरेटस। डाइविंग एपरेटस, डाइविंग एपरेटस में स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो पानी के अंदर गोता लगाते हैं। ठीक है ना, पानी के अंदर गोता लगाते हैं तो वो अपने डाइविंग अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम डाल के ले जाते हैं, जो बड़ी ही अजीबोगरीब घटना है। ठीक है ना, 12th में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि हीलियम स्कूबा डाइवर क्यों डाल के ले जाते हैं। तो याद रखना, हीलियम का इस्तेमाल होता है डाइविंग एपरेटस में। लिथियम कहाँ इस्तेमाल होती है? लिथियम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है एलॉय बनाने में, एलॉय। ठीक है ना, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा इसका, देखना। एलॉय बनाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है लिथियम। एल्यूमिनियम का एलॉय है ड्यूरेलुमिन, उसका इस्तेमाल होता है जहाज के पार्ट बनाने में। ठीक है ना, तो ये यहाँ इस्तेमाल होती है। बेरिलियम कहाँ इस्तेमाल होती है? एक एक यूज लिख पा रहा हूँ मैं, जर्नल यूज। बेरिलियम, एक्सरे विंडो, एक्सरे जो हम करवाने जाते हैं उसकी जो विंडो होती है वो बेरिलियम की बनी होती है। ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है इसलिए ऐसा होता है। अच्छा, बोरोन कहाँ इस्तेमाल होगा? बोरोन हमारा जो है ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, खेलने के जो इक्विपमेंट होते हैं मोस्टली बोरोन से बने होते हैं। कार्बन तो बड़ा सिंपल है यार, डायमंड, ग्रेफाइट। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। चलो देखते हैं किसके पास कितनी नॉलेज है। NH2CO, NH2 ये है आपका नाइट्रोजन से बना हुआ एक फर्टिलाइजर। रेज योर हैंड कि क्या आप इसका नाम बता सकते हो? NH2CO, NH2, रेज योर हैंड। क्या होता है ये NH2CO, NH2? यस मिस्टर ओम, बताइए क्या होता है ये? NH2CO, NH2। ओके, यशिका आप बताइए क्या होता है ये? सर यूरिया। वेरी गुड, दिस इज यूरिया। जो खेतों में हम डालते हैं ये यूरिया है, इसका इस्तेमाल होता है एज ए फर्टिलाइजर। तो ये फर्टिलाइजर है। ऑक्सीजन, बड़ा सिंपल यार, बड़े अजीबोगरीब बात लगेगी, हमारी 65% बॉडी ऑक्सीजन की बनी हुई है। 65%। आप कहोगे सर 65% कैसे बनी हुई है? तो हम खाते क्या हैं? मोस्टली ग्लूकोज, रोटियों में ग्लूकोज, राइस में ग्लूकोज, जो भी पल्स खाते हैं उसमें भी ग्लूकोज कुछ अमाउंट में, और तो और वेजिटेबल्स में भी ग्लूकोज। और ग्लूकोज के अंदर क्या होता है? C6H12O6 यानी ऑक्सीजन। तो हमारी 65% बॉडी ऑक्सीजन की बनी हुई है एंड इट्स ए फैक्ट। फ्लोरीन, फ्लोरीन हमारा टूथपेस्ट में होता है, टूथपेस्ट। ठीक है ना, अगर फ्लोरीन की कमी हो जाए ना हमारे दांतों के अंदर, तो हमारे दांत बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे राजस्थान और
कुछ ऐसी जगह है जहां पर ना उनके दांत पीली एक लेयर होती है उनके दांतों में। इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोराइड आयन, ठीक है ना। वहां के पानी में फ्लोराइड आयन बहुत कम होता है, तो उनकी वजह से उनके दांत जो है वो पीले हो जाते हैं। इसीलिए नियोन, नियोन का इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट सिग्नल के उसमें होता है। आपने एडवर्टाइजमेंट बोर्ड देखे होंगे, जैसे KFC का जो रात में चमकता है, मैकडोनल्ड का, ठीक है ना, डोमिनोज का। तो ये बोर्ड के अंदर नियोन गैस का इस्तेमाल करते हैं उनको, उनके लिए। तो एडवर्टाइजमेंट सिग्नल में इसका यूज होता है। और अगर हम आगे चलें तो हमारे पास इसकी लिस्ट जो है वो और आगे चलती है, कहाँ से, 11 दैट इज सोडियम, दिस इज योर Z, ठीक है ना। 12 दैट इज मैग्नीशियम, 13 14 एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, 15 है फॉस्फोरस, 16 17 18 19, 16 है आपका सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड 20 इज योर कैल्शियम, ठीक है। सोडियम, सोडियम कहाँ इस्तेमाल होता है, हम सॉल्ट खाते हैं बहुत ज्यादा, और सॉल्ट जो है हमें प्रोवाइड करता है, इसका एटॉमिक पहले मास डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा, थोड़ी देर का काम है, मास नंबर भी बोल देंगे हम इसको। सोडियम का क्या होता है भाई, डबल कर दो 22, और एक ऐड कर दो क्योंकि ये ऑड है, तो 23। ओके, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम फिर से डबल करके एक ऐड कर दो क्योंकि ये ऑड है। ओके, ये नॉर्मल 28, ये ऑड है 31, ये इवन है 32, ऑड है 35 होना चाहिए बट 35.5, ये एक्सेप्शन है। अच्छा, आर्गन, आर्गन इज 36, पोटेशियम 39 एंड दिस इज 40, ये मास नंबर हो गए। अच्छा, और अब इसका डिस्कस करते हैं एक एक यूज। तो अगर मैं सोडियम के बारे में बताऊं आपको, तो ये नर्व सिग्नल में इस्तेमाल होते हैं सोडियम बहुत ज्यादा। नर्व सिग्नल 9th क्लास की साइंस में अगर आपने पढ़ा हो तो ये साइनेप्स होता है, इसमें एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को न्यूरोट्रांसमीटर यानी Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और K पॉजिटिव, आप इन तीनों के लिए लिख सकते हो नर्व सिग्नल, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। तो इनका इस्तेमाल होता है न्यूरोट्रांसमीटर में। मैग्नीशियम ये सेंट्रल एलिमेंट होता है। अच्छा, पौधों का रंग हरा क्यों होता है, व्हाई द लीव्स ऑफ द प्लांट अपीयर ग्रीनिश इन कलर, रेज योर हैंड। इट इज ड्यू टू, यस ओम बताइए। यस मिस्टर अब्दुल बताइए, व्हाई। क्लोरोफिल। इट इज ड्यू टू क्लोरोफिल। अब एक स्टेप और आगे चलो, क्लोरोफिल का सेंट्रल एलिमेंट कौन सा होता है, मैग्नीशियम, सो दिस यूज इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में इस्तेमाल होता है। ओके, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो भाई ट्रांसमिशन केबल, बड़े बड़े केबल, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करनी हो तो आपको एल्यूमिनियम केबल लगाने पड़ेंगे, ट्रांसमिशन केबल सभी को पता है, इलेक्ट्रिक तार। निकोलस टेस्ला, अगर आज थोड़ा सा और रिसर्च करता करता तो उसने एक ऐसी डिस्कवरी कर ली थी कि आपको दिल्ली से पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है तो तारों की जरूरत ही नहीं होगी। टेस्ला बहुत कमाल का साइंटिस्ट था, ऐसा साइंटिस्ट था, पहला ऐसा साइंटिस्ट था, जब कोई इन्वेंशन वो करता था ना तो वो ये देखता ही नहीं था इन्वेंशन करते समय कि मेरी इन्वेंशन को कोई कॉपी भी कर सकता है। तो एक कॉपीराइट करवाते हैं, पेटेंट करवाते हैं, ताकि कोई आपकी जो इन्वेंशन है उसको कॉपी ना कर सके, ठीक है ना। उसके पास इतना समय होता ही नहीं था कि वो अपनी इन्वेंशन का पेटेंट करवाए, तो उसकी इन्वेंशन चोरी होती रही, 300 इन्वेंशन चोरी हुई। और वो जब मरा, टेस्ला, निकोलस टेस्ला जब मरा तो वो गरीब मरा था। वो बताते हैं 9 साल तक वो सिर्फ दूध और बिस्किट खाता था बस, उसके पास पैसे ही नहीं थे, इतना बड़ा साइंटिस्ट। उसके मरने के बाद कई सारी डिस्कवरी उसके नाम पे कर दी गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेडियो जो आज वायरलेस आप कहीं भी सुन सकते हो, ऐसे वो इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस ट्रांसफर करने की सोच रहा था, वो कर भी देता,
ठीक है ना, उसके ऊपर इन्वेंशन की खोज बहुत ज्यादा चली थी उसकी। एडिसन और टेस्ला एक दूसरे से जलते थे क्योंकि दोनों बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और टेस्ला उससे ज्यादा बड़ा माना जाता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है आपका जैसे घरों में पेंट सॉरी, जो घरों में पेंट और बाहरी दीवारों पर पेंट करते हैं, जैसे एपेक्स अल्टीमा। आपने नई नाम सुना हो तो आप सुन लो। एपेक्स अल्टीमा एक ऐसा डिजाइनर पेंट है जिसकी एक बाल्टी तकरीबन तकरीबन 10,000 की आती है, 20 लीटर की बाल्टी, बहुत महंगा होता है वो। तो उसमें उसको अगर आप अपनी बाहरी दीवारों पे कर दोगे ना, 8 साल तक ना तो उसमें कोई पानी अंदर आएगा कभी भी। वो बना ही सिलिकॉन का है। सिलिकॉन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, पानी को रिपेल करता है। तो पेंट इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल करते हैं। एशियन पेंट हो गया, एपेक्स अल्टीमा, तो इसकी पूरी साइंस है और कुछ नहीं है। ये आपकी आएगी इसी 11th में आगे चल के। ओके, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से हमारी बोन बनी होती है, हड्डियां। कैसे? क्योंकि हमारी हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट में फॉस्फोरस की प्रेजेंस है, ठीक है। और जो अंडे का येलो पोर्शन होता है जो नहीं खाते लोग, उसके अंदर फॉस्फोरस होता है, यानी वो हड्डियों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। सल्फर, अनियन, गार्लिक। आपको प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं? रीजन इज सल्फर, ठीक है ना, सल्फर की वजह से आते हैं। क्लोरीन, डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट इतना कमाल का डिसइंफेक्टेंट है कि आपके घरों में जो सप्लाई का पानी आता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्लोरीनेटेड वाटर होता है। एक अजीब सी स्मेल होती है उसमें, तो वो किसकी वजह से होती है? क्लोरीन, क्योंकि वो पानी को डिसइंफेक्टेंट कर देता है। स्विमिंग पूल जो होते हैं बड़े बड़े होटल्स में, तो वो स्विमिंग पूल में क्लोरीनेटेड वाटर को डालते हैं ताकि एक की बॉडी का फंगल इन्फेक्शन दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर ना हो, ठीक है ना। स्किन से जो होता है फंगल इन्फेक्शन, किसी के बाल टूट जाते हैं उस पानी में, ठीक है ना, तो वो शावर कैप देते हैं कि इसे पहन के ही आप इसमें नहा सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो आंखों में वो स्पेशल स्पेक देते हैं स्विमर, तो वो इसलिए नहीं होते कि वो आपकी लुकिंग अच्छी होती है उससे, नहीं, ऐसे इसलिए नहीं होते वो। कई लोग पानी का यूज करते हैं सेम तरह के वाटर का, तो उनका इन्फेक्शन आपकी आंखों से जल्दी कैच ना हो जाए, इसलिए वो ऐसा करते हैं। आर्गन, आर्गन भी एक तरह से कहाँ इस्तेमाल होता है? लाइट बल्ब में, लाइट बल्ब में इस्तेमाल होता है आर्गन। पोटेशियम, भाई देखो ये और ये, आप अगर एक बनाना रोज खाते हो, एक केला, तो उसके अंदर आपका ना दोनों के दोनों बहुत बढ़िया अमाउंट में होते हैं, और ये दोनों का काम क्या होता है? नर्व सिग्नल। रिच इन पोटेशियम होता है बनाना, ठीक है ना। ओके, कैल्शियम, कैल्शियम का इस्तेमाल भी बोन से रिलेटेड है। कैल्शियम सल्फेट की बोन बनती है। तो ये हो जाने के बाद आपको और क्या करना है? आपको 11 से 20 तक तो, 20 तक तो आपको मास नंबर, एटॉमिक नंबर याद होने ही चाहिए। इससे आगे 21 से आगे, देखो 21 से आगे यहाँ आपका सिर्फ मास नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। जेड, कैंडियम 22, टाइटेनियम 23, वेनेडियम 24, क्रोमियम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट। मतलब ये तो ऐसे ही है, सेकंड चैप्टर में बहुत इस्तेमाल होते हैं ये। 30 जिंक, ठीक है। तो इसे याद करने के लिए आप कैसे याद कर सकते हो? सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फील कंफर्टेबल नियर कंपनी ऑफ जिम्बाब्वे। मैं यहाँ लिखूंगा नहीं ये सब चीजें, आपको अगर याद करने के लिए लिखना है तो आप मेरी जो ये है इसको रिपीट कर सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी ऐप पे आपको मिलेंगी, सारी मिलेंगी रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है ना। और इसके बारे में मैंने बता ही दिया। जितने भी ये जो असाइनमेंट है आप यहाँ से ले जा सकते हो, ठीक है ना। ये असाइनमेंट आपको हार्ड कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी यहाँ पर अवेलेबल होगी। जब भी आपको टाइम ना लगे तो आपके पेरेंट्स में से कोई भी आएगा, हम उसके नाम पे आपके नाम पे से असाइनमेंट दे देंगे इसको, हार्ड कॉपी को, ठीक है। और नोट्स जो है वो तो आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेंगे, तो उसका ध्यान रखना।
सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फील कंफर्टेबल नियर कंपनी ऑफ जिम्बाब्वे। अच्छा, या फिर सिर्फ तुम विवाह करो मुझसे फिर कुछ नहीं कहेगा जमाना। कैसे भी करके इसको सीरियल वाइज याद जरूर कर लेना, सेकंड चैप्टर इन 30 पे ही ज्यादा डिपेंड है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा अब हमारा जो अगला सेक्शन आता है वो क्या आता है, वो आता है कि इनको क्या कैसे याद करोगे। क्या, एक एटॉमिक मास, निकाल के दिखाओ एटॉमिक मास। ठीक है, एक आता है मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास, और एक आता है मोलर मास, मोलर मास, और एक होता है फॉर्मूला मास। तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्या चक्कर है इनका, वो सारा का सारा अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। हमारा टारगेट यही है। एटॉमिक मास जो होता है एक एटम का मास होता है, किसी भी एक एटम का मास। यू हैव 190 120 एलिमेंट इन योर पीरियोडिक टेबल। तो उनमें से आप किसी भी एक एलिमेंट के मास को क्या बोलोगे, एटॉमिक मास। जैसे कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, 12। ऐसा यूनिट क्या होती है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसको क्या बोलने लगे हैं कि इतना सब कुछ ड्रामा मत करो, आप नॉर्मल नॉर्मल इसको कैसे लिख सकते हो, यू। ये क्या थी आपकी, दिस इज योर एटॉमिक मास यूनिट। और अब क्या होगी ये, देखो अब ये होगी, जैसे बोरोन है, तो बोरोन होता है आपका 10, तो 10 क्या होगी आपकी, यू। यू मीन यूनिफाइड मास, इसे बोलते हैं हम यूनिफाइड मास। तो अब हम यू बोलने लगे हैं। तो एटॉमिक मास किसी भी एक एलिमेंट का, लाइक सोडियम इज योर 23U, लाइक phosphorus is your 31U, like chlorine is your 35.5U, this is exception। तो एटॉमिक मास की ऐसा यूनिट क्या होगी आपकी, यू। यू इंडिकेट योर यूनिफाइड मास। सारी कहानी खत्म हो जाएगी और अच्छी से समझ में आ जाएगी जब हम मोल कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है, जो जनरली पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे CH4 का मॉलिक्यूलर मास बताओ, कार्बन का कितना हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया आपका 4, आंसर इज 16। यू, अगेन यू, यूनिफाइड मास। ओके, जैसे CO2 का कितना होता है, तो CO2 हो गया भाई आपका कार्बन 12, ऑक्सीजन हो गया आपका कितना 16, इंटू में 2 एड, एंड योर आंसर इज 44U। इसी तरह से जैसे हो गया आपका H2O, हाइड्रोजन होता है आपका 2, ऑक्सीजन होता है 16, ऐड कर दो 18U। तो इस तरीके से आप यूनिफाइड मास निकाल सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद C6H12O6। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, इसका आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, एक आंसर आ चुका है, 2 आंसर। तीन आंसर। ओके मिस्टर अब्दुल बताइए 180U। आंसर। वेरी गुड, दिस इज 180 यूनिफाइड। अब्दुल, आपकी पहली भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी जब आप थर्मोडायनेमिक से पहले स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते थे, और यहाँ भी। तो मैं आपको छोटी सी एडवाइस दूंगा, यू हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। और अगर आप ट्राई करो तो आपको मैं केमिस्ट्री में, इतना टाइम तो मुझे लगता है, थोड़ा सा टाइम में तो मैं बता ही सकता हूँ, 95 अबाव बड़े आराम से स्कोर कर जाओगे आप। 11th 12th दोनों में, 12th में तो भाई पूरा ही प्रॉपर, क्योंकि 11th में टीचर के हाथ में होते हैं मार्क्स वगैरह क्या है। ओके, दिस इज 180U यूनिफाइड। नेक्स्ट है C12H22O11, दिस इज योर सुक्रोज, सुगर, ठीक है ना, जो केन सुगर में से निकलती है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, एंड रेज योर हैंड।
एक आंसर आ चुका है, वेरी गुड। दो आगे, नाइस। गीतिका मलिक, प्लीज बताइए क्या आंसर आपका। Sir, it's 342. 342 इज करेक्ट आंसर। ये है आपका 342। इट्स जस्ट ए मैथ, आपको कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है। एंड यूनिफाइड, दिस इज यूनिफाइड। यूनिफाइड का मतलब क्या है, क्या होता है, वगैरह वगैरह। भाई देखो, एक दिन में तो मैं सब कुछ तो नहीं करवा सकता, बट विद इन 10 डेज आपका ये चैप्टर में आपको इतना पता होगा कि आप नीट और मेंस के क्वेश्चन भी सोल्व कर दोगे मोल कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद। फिर से चलते हैं, लेट्स स्टार्ट विद यूरिया NH2 CONH2। इसका आंसर क्या होगा, रेज योर हैंड। यूरिया NH2 CONH2। आया आंसर? ओके ओके, 4 आंसर आ चुके हैं। तो यशिका बताइए, यशिका प्लीज बताइए आंसर क्या है। Sir, 60U. 60 यूनिफाइड, वेरी गुड। ये है आपका 60 यूनिफाइड, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपका जो ये है मॉलिक्यूलर मास, आपको इसी तरह से निकालना है। अब जो मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करो इनको घर पे, और जो आंसर है वो मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हो। एक H2SO4 दैट इज किंग ऑफ एसिड, ठीक है ना। एक है आपका ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, दिस इज योर CuSO4.5H2O, ठीक है। तो ये ट्राई करना है आपको। इसी तरीके से एक होता है ग्रीन विट्रियोल, दिस इज योर ग्रीन विट्रियोल। और ये होता है आपका Zn, नहीं ग्रीन वाला तो होता है आपका फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है। एक होता है व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, ठीक है। ये होता है आपका क्या, ZnSO4 जिंक सल्फेट। ओके, तो ये आपको करना है। इसके अलावा एक इसका आंसर निकालना है आपको, NH4 का ट्वाइस और CO3। और एक आपको ये लास्ट ये करना है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट COH3 का ट्वाइस, ठीक है। तो ये इतने आंसर आपको निकालने हैं। अब आप कहोगे कि जो हमें जिंक है, आयरन है, कॉपर है, इसका मास कहाँ से देखेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी ने सारा बंदोबस्त कर रखा है। आपकी एनसीईआरटी के बिल्कुल लास्ट पेज पे, बिल्कुल लास्ट पेज पे अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो एक ऐसा पेज आएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी जो फर्स्ट पार्ट है इसके लास्ट में, कि वहां पे उन्होंने एटॉमिक नंबर, मास नंबर जो है वो गिवन दे रखे हैं, और आप वहां से उसका आंसर जो है वो लिख सकते हो। एटॉमिक नंबर, मास नंबर जो है वो सभी के सभी जो है वो आपके गिवन है, और इसे हम एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मास एंड मोलर मास दे रखा है। अपेंडिक्स 2 है ये, 232 पेज पे है। लेकिन अब क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है, तो ये सिलेबस चेंज नहीं, इसमें कुछ चीज ऐड हो चुकी है, तो पेज इधर उधर हो सकते हैं, बट ये यहाँ पे है, ठीक है। और अपेंडिक्स 2 है, आपके पीछे सारे अल्फाबेटिकली मार्क्स दे रखे हैं, वहां से आप राउंड ऑफ करके इसको यूज कर सकते हो। तो ये था आपका मोलिकुलर मास। और आगे चलते हैं, अब है आपका मोलर मास। अब कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल ना हो, इसलिए ध्यान से देखो मोलर मास क्या होता है। तो मोलर मास जो है वो असल में होता तो बिल्कुल सेम वही है, जैसे CO2 का मोलर मास है, आंसर आएगा वही 44। लेकिन अब यहाँ मोल कॉन्सेप्ट लग जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ग्राम पर मोल। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ऐसा यूनिट याद रखनी है कि मोलर मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। और बाकी सभी की ऐसा यूनिट किस क्या होती है, यूनिफाइड मास।
होप यू अंडरस्टैंड। मोलर मास के केस में ऐसा यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। और बाकी हर किसी में क्या लिखना है आपको, यूनिफाइड मास यानी यू। तो कभी भी अगर इसका आ जाए, जैसे मान लो ग्लूकोज था C6H12O6 है, ग्लूकोज है, तो आंसर है आपका 180 ग्राम पर मोल। ठीक है। मान लो आपका आ जाए यहाँ पर मैग्नीशियम आ जाए, मैग्नीशियम एक एटम है, तो एटम के केस में भी यहाँ 24 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। जैसे मान लो आपका यहाँ पर आ गया हीलियम, हीलियम का मास क्या है, 4 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो इस तरह से पूरे केस में कैल्शियम है 40 ग्राम पर मोल। कुल मिला के इस मोलर मास के केस में ऐसा यूनिट क्या रखनी है, ग्राम पर मोल। क्यों रखनी है, मोल कॉन्सेप्ट का वेट कर लो, पता लग जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट अब आने वाला है। आगे चलते हैं, और ये है आ गया फाइनली आज का हमारा लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है फॉर्मूला मास। ठीक है। तो फॉर्मूला मास जो है वो क्या होता है और कैसे होता है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, फॉर्मूला बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी तक तो हम क्या करते आए थे कि मॉलिक्यूल्स को लिख देते थे, जैसे आपका CH4, सभी को पता है CH4 के बारे में। C हाइड्रोजन यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, ये इसका रियल स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। सभी को पता है CH4 के बारे में, इसका जो टोटल स्ट्रक्चर है वो यही है। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप NaCl का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। सिमिलरली आप ऐसे कई केस हैं जिनके आप स्ट्रक्चर नहीं बता, जैसे सीजियम क्लोराइड, आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो हम क्या करें, स्ट्रक्चर तो इसका कुछ होता ही नहीं। बाकियों का होता था तो बाकियों का तो आपको पता लग ही गया, इसका तो कुछ स्ट्रक्चर भी नहीं होता, इसका क्या करें, बड़ी कंफ्यूजन होगी। अब इन्होंने क्या किया, क्या दिमाग लगाया, जैसे NaCl है, मैं आपको NaCl का बता देता हूँ नमक कैसा होता है। NaCl को अगर आप ध्यान से देखोगे नमक को, तो आपको NaCl कुछ ऐसा दिखाई देगा आपके NCERT में। ये देखो, यहाँ पर NaCl का एक डायग्राम दिखाया गया है। अगली क्लास की आप मिस मत करना, 3 बड़े टॉपिक खत्म हो जाएंगे कल की क्लास में। ठीक है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। ये देखो, ये NaCl है। इस पूरे NaCl में अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाओ, तो तुम यहाँ गिनने बैठ जाओगे क्या, कितने Na है और कितने Cl है, कितने Na है, कितने, हो सकता है 100 Na हो और 100 ही Cl हो। और अगर नमक का टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हो सकता है 1000 Na हो और 1000 ही Cl हो। बड़ी कंफ्यूजन होगी। तो हम क्या करें भाई, हमें तो बता दो ना कितने Na कितने Cl। अगर मैं तुमसे ग्लूकोज कहता तो तुम्हें तो फिक्स पता था, 6 हाइड्रोजन 12, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, तुम्हें तो फिक्स पता था, ये तो फिक्स है। चाहे तुम नरेला का यूज कर लो ग्लूकोज या न्यूयॉर्क का ग्लूकोज यूज कर लो, आपको 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन ही मिलेंगे। बट इन केस ऑफ NaCl आप बता ही नहीं सकते इसमें कितने Na, 100 भी हो, 1000 1 लाख 1 लाख भी हो सकते हैं। तो साइंटिस्ट बोले एक काम करो, इसका ना फॉर्मूला बता दो क्या होता है। वो बोले सर फॉर्मूला तो NaCl है, ये नहीं पता कितने Na कितने Cl। तो बोले कोई नहीं, कितने भी Na और कितने भी Cl होंगे ये तो पता है ना कि वो बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब ये हुआ कि भाई सबसे छोटी यूनिट ले लो। अगर मान लो 100 Na 100 Cl है तो 100 से 100 कैंसिल, ऐसे ही 1000 से 1000 कैंसिल, बचा क्या, NaCl। तो इसको बोलने लगे वो फॉर्मूला मास। यानी फॉर्मूला मास आपका जो होता है वो टोटल एटम्स नहीं लेते, वो क्या ले लेते हैं, वो उसका एक सबसे छोटी यूनिट ले लेते हैं जिसे बोलते हैं हम NaCl। ये होगी आपकी NaCl। ठीक है। तो NaCl अब ले लिया आपने, ये Na है और ये Cl है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है 23। Cl का एटॉमिक मास, रेज योर हैंड, Cl का एटॉमिक मास, वेरी गुड। हर्षिता बताइए। सर 35.5।
35.5 और ये एक एक्सेप्शन है, इसको भूलना मत भाई, 35.5 एंड योर वेरी पॉपुलर आंसर इज 58.5 एंड अगेन यूनिफाइड, फिर से यूनिफाइड। तो यूनिफाइड 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 और यहाँ पर क्या आया था, ग्राम पर। आज की क्लास में इस चीज को अच्छी तरह से समझ लो, ग्राम पर मोल और बाकी क्या था, यूनिफाइड यूनिफाइड यूनिफाइड। 4 तरह के मास होते हैं, इसके अलावा और कोई मास होता ही नहीं, चाहे तुम 11th में 12th में पूरी में कितनी भी केमिस्ट्री पढ़ लो, ये 4 तरह के ही मास होते हैं। आमतौर पर फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंडों में इस्तेमाल होता है, आयनिक कंपाउंड में, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मूला मास, और ये है आपका ये मोलर मास वगैरह, ये भी खत्म हो गया। अब मैं एक छोटा सा होमवर्क आपको दे रहा हूँ, वो तो होमवर्क आपको करना ही करना है, और ये भी छोटा सा होमवर्क है, इसको भी जल्दी देख लो ताकि हम स्पीडली इस चैप्टर को खत्म करें और उस लेवल तक पहुंच जाएं जहां पर बाकी बच्चे अभी हैं। ये देखो, लेंथ की एसआई यूनिट वगैरह वगैरह, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। ये 3 टेबल में आपको दे रहा हूँ। लेंथ, इसकी एसआई सिंबल क्या होता है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, सिंबल क्या होता है, एम। ऐसे ही मास है ये किलोग्राम और केजी। ऐसे ही टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और एसआई यूनिट होती है सेकंड, ये तो पता ही होगा। करंट की आई है, और एसआई एम्पियर से। टेम्परेचर टी, केल्विन और के। और ये होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, मोल और मोल। और एक होती है लुमिनस इंटेंसिटी, ये होती है आई, और इसकी एसेंट होती है कैंडिला, ठीक है, ये कैंडिला है। तो याद रखना, ये जो सिस्टम हमने याद किया है, ये कौन सा सिस्टम है, ये इंग्लिश सिस्टम है। एक होता है मैट्रिक सिस्टम, एक होता है इंग्लिश सिस्टम। इसके बारे में भी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का जो टारगेट था वो खत्म हो चुका है। अच्छा, यहाँ क्या करना है, 10 की पावर -1, यहाँ एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो। और ये दूसरी टेबल है जो आपको याद करनी है, कहाँ तक करनी है मैं बताता हूँ। डेसी होता है 10 की पावर -1, सेंटी -2, मिली -3, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। बस फेम्टो तक याद करो, ये ऊपर का तुम्हारे में है ही नहीं। अच्छा, 10 की पावर -10 को भी इंक्लूड कर लो। ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका एंगस्ट्रॉम, ये भी आएगा एंगस्ट्रॉम। अच्छा, ये यहाँ कहाँ तक याद करना है, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। टेरा तक याद कर लो, चलो पेटा तक याद कर लो। तुमने सुना होगा बच्चों ने कि मैंने जो कंप्यूटर या लैपटॉप लिया है उसकी हार्ड डिस्क 1 TB की है। क्या ये टीबी, टेराबाइट, ये वही टेरा है, ठीक है ना। अच्छा, तेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितने की है, वो बोलेगा मेरी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है 512 GB की। जीबी क्या होता है यहाँ पे, गीगाबाइट, यही तो है वो गीगा, ठीक है ना। तो जीबी, एमबी भी सुना होगा, ठीक है ना। एमबी क्या होता है, मेगाबाइट, टेराबाइट, इस तरीके से। अब और टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो पता नहीं किसी के पास पीबी भी आ जाएगा, पीबी। पीबी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, पेटाबाइट, ठीक है ना। तो ये आपको इतना पोर्शन याद रखना है, करना है। और जो ये दूसरी टेबल है इसकी एसआई यूनिट वगैरह ये याद करनी है होमवर्क में। बस बाकी अगली क्लास में हम 3 बड़े टॉपिक क्लियर करेंगे। आज तो हमारे यहाँ तक का ये इंट्रोडक्शन था, ये हो गया यहाँ तक का खत्म। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ सकता है, किसी टाइमिंग को लेके वगैरह वगैरह। एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि आपको ना ये जो क्लास है आपकी, वो हमेशा कब शुरू होगी, 6:10 पे स्टार्ट होगी, ठीक है ना, 6:10 ऑनवर्ड। इसी के बाद आपकी ये क्लास मोस्ट प्रोबेबली इसी पे स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन की अब क्लास की टाइमिंग वगैरह वगैरह, सिलेबस वगैरह वगैरह जो भी पूछना चाहते हो पूछो। मानसी बताइए। यस, और कोई पूछना चाह रहा है, कोई क्वेश्चन, रेज योर हैंड। अर्नव,
सर बताइए हीलियम का यूज क्यों होता है उसमें? किसका यूज? हीलियम का ऑक्सीजन टैंक्स में। भाई एक ये बहुत कमाल की और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट नीड सम टाइम टू एक्सप्लेन। अगर हम हीलियम नहीं डालेंगे ना और वैसे ही ले गए ऑक्सीजन सिलेंडर को अंदर ले गए, तो मैं बता दूं समुद्र की गहराइयों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि आपकी जो भी गैस सिलेंडर में ले गए हो ना, वो तुम्हारे ब्लड के आरबीसी के साथ वो गैस, ये गैस यानी जी, इतना कमाल का बॉन्ड बनाती है कि ये छोड़ती नहीं इसको। क्यों? प्रेशर ज्यादा है। हेनरी लॉ आएगा एक, वो तब आपको पता लगेगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो सोलबिलिटी बढ़ती है गैस की लिक्विड में। यही वजह है कि कॉक की बोतल हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड उस कॉक की बोतल में मिक्स होती है। प्रेशर बढ़ा दो, गैस वाटर में सोल्यूबल है। अब वो जब वो स्कूबा डाइवर दोबारा से कहाँ आएंगे, सरफेस पे आएंगे, तो ये गैस जो आरबीसी को इतनी मजबूती से पकड़े हुए थी, वो इतनी तेजी से भागती है निकल के कि जो स्कूबा डाइवर्स हैं उनकी इंटरनल ब्लड कैपिलरीज फट जाती हैं उस गैस के प्रेशर की वजह से। इसीलिए वो क्या करने लगे, अब अपने एपरेटस में हीलियम डाल के ले जाने लगे। हीलियम क्या करता है, ना तो खुद आरबीसी से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता और ना इस गैस को बनाने देता। इसीलिए वो अपने डाइविंग एपरेटस में हीलियम ले जाते हैं। एक मेडिकल कंडीशन है, जैसे नस फटती है ना, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उसको बैंड बोलते हैं, इस मेडिकल कंडीशन को बैंड। उससे बचने के लिए वो अपने इसमें सिलेंडर में हीलियम ले जाते हैं डाल के। ठीक है। तो हमारे कंट्री में तो स्कूबा डाइविंग बहुत कम होती है, ना के बराबर है। जैसे गोवा में है थोड़ा बहुत, अंडमान निकोबार में भी है, वो भी ना के बराबर है। थोड़े से पानी में ले जाएंगे आपको, लेकिन फॉरेन कंट्री में तो 1-1, 2-2 किलोमीटर जाते हैं पानी के अंदर, वो बहुत ज्यादा गहराई तक। उम्मीद है समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो किसी का तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे हम। रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। अगर आप यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो अपना मैसेज में पूछ सकते हो। ओम, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? ओम, कैन यू हियर मी? ओके, ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं भाई। थैंक यू सो मच